नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करते हैं 14 जनवरी 2023 के करंट अफेयर के बारे में। आप जानते हैं कि हर एक वीडियो में हम डेली फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़रूरी होते हैं। और आज हम बात करते हैं 14 जनवरी 2023 के डेली फैक्ट्स के बारे में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1987 में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय समझौते का नाम क्या है? जो 1887 में एक समझौता हुआ था जिस पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC बोलते हैं, उस समझौते का नाम क्या था? तो दोस्तों उसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये उसका नाम था। अब इसकी हम बात आज क्यों कर रहे हैं? इसकी बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में UNO की रिपोर्ट आई है कि जो हानिकारक रसायनों का उपयोग बंद करने के लिए 1987 में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो सफल रहा। आज UNO जो है वो रिपोर्ट दे रहा है अपनी, कि इस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो सफल रहा, क्योंकि उसने जो भी फैक्ट जो बताए हैं उसके हिसाब से जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वो प्राप्त हो गए हैं। तो आज हम इसलिए इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं CFC का उपयोग क्या होता है। तो CFC जो है वो आमतौर पर क्या होता है, स्प्रे कैन में होता है। आप लोग जो डीओ यूज़ करते हो उसमें वही गैस होती है जिसकी वजह से आपका जो डीओ है वो निकलता है। फ्रिज है, फ्रिज में यूज़ करते हैं, जो फ्रिज में गैस भरी होती है जो ठंडा करती है, वो फ्रिज जो है फ्रिज में आपको CFC होती है। वैसे आपके फार्म इंसुलेशन है, एयर कंडीशनर है, इन सब में क्या होता है कि CFC भरा होता है। और इससे हो क्या रहा था कि इससे जो ओजोन लेयर है उसको नुकसान पहुंच रहा था। तो इसके लिए समझौता किया गया था 1987 में, जिसके लिए आज UNO की रिपोर्ट आई है कि वो समझौता हमारा जो था वो लक्ष्य के हिसाब से सफल रहा। तो ये हो गया आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज परियोजना किस भारतीय राज्य की प्रमुख योजना है? तो ये जो योजना है वो है केरल राज्य की। केरल की ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज परियोजना को दूसरे मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में सम्मानित किया गया। ठीक है, इसे थ्रस्ट ऑन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज की श्रेणी में चुना गया। इसको जो है स्मॉल जो MSME होता है उसमें इसको चुना गया है, इस संस्थान को, इस परियोजना को। केरल सरकार द्वारा यह परियोजना चालू वित्त वर्ष में एक वर्ष में 1 लाख उद्यम बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। समझिए कि वित्त वर्ष में एक वर्ष में 1 लाख उद्यम बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जबकि राज्य ने 8 महीने में ये लक्ष्य हासिल कर लिया केरल ने। ईयर ऑफ इंटरप्राइजेस, एक साल में 1 लाख उद्यम बनाने की बात की गई थी और ये 8 महीने में लक्ष्य घोषित कर लिया गया, लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। तो ये अपने आप में केरल की सबसे बड़ी लक्ष्य का प्राप्त करने वाली परियोजना है। तो ये हो गया आपका ईयर ऑफ इंटरप्राइजेस। तो इस परियोजना का आपको नाम याद रखना है, क्योंकि दोस्तों ये जो परियोजना है वो 8 महीने में अपने टारगेट को प्राप्त हो गई। जो टारगेट इसका 1 साल का था, ये 1 ईयर का था इसका। और वो यानी क्या था कि देश में, मतलब सॉरी, राज्य में 1 साल में जो वित्त वर्ष होता है, 1 साल में करीब 1 लाख इनको उद्यम बनाने थे और जिन्होंने 8 महीने में प्राप्त कर लिया। तो ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज जो है अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है? विश्व बैंक जो है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, जिसने अभी रिपोर्ट जारी की है अपनी 2023-24 के लिए, तो उसमें भारत की जो वृद्धि दर है, वो आर्थिक वृद्धि दर वो कितनी है? 6.6% है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि चालू वर्ष में अनुमानित 6.9% की वृद्धि से अगले वित्तीय वर्ष में धीमी होकर 6.6 हो जाएगी। जो अभी हमारे देश की वृद्धि दर है वो 6.9, वो 6.9 है। जो 2022 और 23 में क्या हो जाएगा? 6.6 हो जाएगा, मतलब जो 3 दशमलव है वो कम हो जाएगा। तो विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट नामक रिपोर्ट जारी की है। जो विश्व बैंक है वो जो रिपोर्ट जारी करता है उसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स। ये जो रिपोर्ट है इसमें इसने बताया है कि जो वृद्धि दर है वो हमारी कम हो जाएगी। भारत
सबसे बड़े उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी, भी साथ में बताया गया है। अगर हमारी कम हो रही है हमारे देश की, तो मतलब अन्य देश की इससे ज़्यादा कम हो रही होगी। ये चीज़ है इस रिपोर्ट में, जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो विश्व बैंक जारी करता है। तो आपको विश्व बैंक के बारे में इतना पता होना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये मंत्रालय की बात हो रही है। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 3 के तहत संरक्षित पौधे की सूची में किस पौधे को शामिल किया गया है। जो अपना डिपार्टमेंट है पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसने क्या है, जो वन्य संरक्षण अधिनियम है उसके तहत जो इसका अनुसूची 3 है, उसके अनुसार जो संरक्षित पौधा है उसको किस पौधे को शामिल किया गया है उसमें, तो ये अभी शामिल किया गया है नील कुरिंजी, जिसे हमारे देश में बोला जाता है हिंदी में नील कुरिंजी, और जिसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबिलैंथिस कुथियाना, ये इसका नाम है। ठीक है। अब इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है शॉर्ट में, तो समझिए कि जितनी सारी नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, इन्हीं फूलों की वजह से नीलगिरी पहाड़ी का नाम नीलगिरी है। इतना आप समझ लीजिए, तो अपने आप में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है नील कुरिंजी। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। नील कुरिंजी या कुरिंजी दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के 1800 मीटर से ऊंचे 16 घास के मैदानों में बहुतायत से उगने वाला एक पौधा है। ये पाया जाता है हमारे पश्चिमी घाट में, दक्षिण भारत में। नीलगिरी पर्वत को अपना नाम इन्हीं नीले कुरिंजी के पुष्पों से आच्छादित, मतलब जो पूरा फैला हुआ है, वहाँ पे घेरा हुआ है पूरा पहाड़ों को, इसी के कारण इसका नाम नीलगिरी पर्वत रखा गया। ये पौधा 12 वर्षों में एक बार ही फूल देता है। समझिए, एक पौधा 12 साल में एक ही बार फूल देगा। इसी से ही पलियान लोग इस पौधे की आयु का अनुमान लगाते हैं। पलियान लोग कौन होते हैं? जो नीलगिरी की पहाड़ियों में रहते हैं। वो लोग इस पौधे की आयु का अनुमान लगाते हैं कि हाँ कितनी बार इसमें फूल आ चुका है। तो ये हो गया हमारा नील कुरिंजी स्ट्रोबिलैंथिस कुथियाना के नाम से, जो हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की सूची, जो सूची 3 है, उसके तहत इसको एक संरक्षित पौधा घोषित किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में कौन सी राजनीतिक पार्टी, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, हाल ही में किस राजनीतिक पार्टी को विश्व की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी घोषित किया गया है? समझिए कि एक ऐसी राजनीतिक दल के बारे में बात हो रही है जो पूरी दुनिया में एक डिजिटल दल घोषित कर दिया गया है। वो कौन सा है? अभी जो सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम बीजेपी भी बोलते हैं। है क्या इसमें? ऐसा क्यों हुआ? डिजिटल पार्टी क्यों घोषित की गई? इसमें क्या है कि एक एप्लीकेशन ये यूज़ करते हैं जिसका नाम है संगठन रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। ये एक सरल ऐप है इनका। इस माध्यम से आम जनता के लिए पार्टी के अध्यक्ष से बूथ स्तर तक के कार्यकारी सदस्यों तक जो पहुंच है इनकी हो जाती है, और पार्टी के अंदर संवाद का एक महत्वपूर्ण जरिया बन जाता है इस एप्लीकेशन के द्वारा। तो ये एप्लीकेशन जो है आपको ध्यान में रखना है। ऐप की प्रमुख विशेषता क्या है? इसकी मदद से किसी भी पदाधिकारी की जो टाइम संदेश प्रेषण संभव है, मतलब कि टाइम से जिस टाइम आप बात करना चाहो उस टाइम आप बात कर सकते हो, जिससे पदाधिकारी को किसी मुद्दे पर सक्रिय करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। मतलब वो तुरंत जो है, अब पदाधिकारी जो भी है उसको उचित मिल जाती है, उसके बारे में वो एक्शन ले सकता है तुरंत ही। सभी के पास इस ऐप को डाउनलोड करने की सुविधा होगी, लेकिन सीमित मात्रा में ऐप में संगठन के प्रमुख हिस्से तक पहुंच की सुविधा केवल पार्टी संबंधित पदाधिकारियों के पास होगी। मतलब अभी तक ये जो है, तो जो मेन पदाधिकारी हैं पहुंच है कि रिपोर्ट कौन कौन इसको देखेगा, वो चीज़ें इसके अंदर हैं। तो ये जो इनका ऐप है सरल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, सरल ऐप जो है, इसका नाम है सरल ऐप। तो सरल ऐप से ये लोग क्या है कि इस पार्टी का जो डिजिटलाइजेशन है, इंफॉर्मेशंस हैं, वो नीचे इस तबके से ऊपर तबके तक पहुंच जाती हैं। तो अपने आप में ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत ने समुद्र में खनिज संसाधनों को पता लगाने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? अपना देश भारत समुद्र में जितने सारे हमारे खनिज संसाधन हैं, है ना, मिनरल रिसोर्सेज हैं, उनका पता लगाने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? तो उसका नाम है समुद्रयान मिशन। अब समुद्रयान मिशन क्या है? समुद्रयान जो मिशन है, पहली बात तो ये ब्लू इकोनॉमी को समर्थन करता है। ब्लू इकोनॉमी क्या होती है? समुद्र से संबंधित होती है। ठीक है। तो ये जो मिशन है, ये जो योजना है, अभियान है, ये है मानव युक्त महासागर मिशन है।
इसमें 3 सदस्यों को स्वदेशी रूप से विकसित मानवयुक्त सैन्य पनडुब्बी, जो अपने देश में विकास की गई मानवयुक्त पनडुब्बी है, मत्स्य, इसका नाम है 6, ये इसका नाम है मत्स्य। इस पनडुब्बी का आपको नाम याद रखना है, यहाँ पे इसका नाम हो जाता है मत्स्य। अब ये 6000 से 6000 जो है किलोमीटर जो है समुद्र में भेजा जाएगा, जो समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक जाकर इसका अनुसंधान करेगा। 6000 मीटर की गहराई में पनडुब्बी जाकर के रिसर्च करेगी। इस मिशन को राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा डिजाइन किया गया है। अब ये राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? चेन्नई में है, तो चेन्नई ने इसको डिजाइन किया है। अभियान का उद्देश्य केंद्र सरकार के नए भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, जो विकास के 10 प्रमुख अभियानों में से एक है, जो ब्लू इकोनॉमी को समर्थन करता है। अब दुनिया के बहुत सारे देश, जैसे आपका यूएसए है, रूस है, फ्रांस है, जापान है, चीन है, इनमें क्या है, ये इनके साथ में ही जो इलीट क्लब है इनका, इसमें तो भारत बहुत पहले शामिल हो चुका था। और जिनके पास ऐसी गतिविधियों के लिए विशेष तकनीकी है, तो उसी के तहत ये समुद्रयान जो मिशन है वो अपने देश भारत द्वारा प्रारंभ किया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सौर मंडल के बाहर पृथ्वी जैसा दिखने वाला ऐसा ग्रह कौन सा खोजा? इस ग्रह का नाम पूछा जा रहा है। नासा की एक टेलीस्कोप है जेम्स वेब स्पेस। इस टेलीस्कोप से जो वैज्ञानिकों की टीम थी, उसने सौर मंडल के बाहर एक पृथ्वी जैसा ग्रह जो है खोजा है। उसका नाम है LHS 475b। ये आपको नाम जो है याद रखना है, इसका नाम क्या है। ये पृथ्वी जैसा है जो सौरमंडल के बाहर है। अब ये जो नासा की जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, ये क्या है? ये अगली पीढ़ी की वेसा में नेक्स्ट जनरेशन की है। पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के निर्वात में 1 वर्ष से अधिक समय बिताने के बाद हमारे सौरमंडल के बाहर अपने पहले ग्रह की खोज की है इसने, जो है LHS 475b। पृथ्वी के आकार का एक स्थलीय ग्रह है ये, लेकिन शोधकर्ता अभी तक ये नहीं पता लगा पाए कि जो ये एक जो एक्सो प्लैनेट है या जो वायुमंडल के बाहर का है, ये जो हमारा ग्रह जो मिला है अभी, तो इसमें वायुमंडल है कि नहीं है। देखो, जो एक्सो प्लैनेट होता है उसका मतलब होता है वायुमंडल के बाहर की चीज़ें, हमारा जो सौरमंडल है इसके बाहर की चीज़ें, वो होता है हमारा एक्सो प्लैनेट। वैज्ञानिकों ने बताया कि जो एक्सो प्लैनेट है वो पृथ्वी से सिर्फ कितना है? 41 प्रकाश वर्ष दूर है। नक्षत्र ऑक्टन में स्थित है। यह एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है और उस लाल तारे का जो टेम्परेचर है वो हमारे सूर्य से आधा है। ये है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, LH47b, जो नासा की टेलीस्कोप कंपनी जेम्स वेब स्पेस ने खोजा है और ये सौरमंडल के बाहर है। इसका नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में अमेरिका में कंप्यूटर सिस्टम में किस प्रणाली में बड़ी गड़बड़ी के कारण हजारों उड़ानें रद्द कर दी गई? ऐसी कौन सी गड़बड़ी हो गई थी, कौन सी प्रणाली थी सिस्टम में कि अमेरिका में हजारों उड़ानें रद्द कर दी गई? तो वो प्रणाली थी नोटिस टू एयरमैन, जिसे नोटम बोला जाता है शॉर्ट में, नोटिस टू एयरमैन। अब ये प्रणाली होती क्या है? ये जो प्रणाली है एक पायलट अधिसूचना प्रणाली है, जिसमें भारत में जो नोटम या जो नोटिस टू एयरमैन है, ये दूर संचार के माध्यम से प्रेषित नोटिस है, जिसमें किसी वैमानिक मतलब जो एयरफोर्स की चीज़ें, जो एयरपोर्ट की चीज़ें होती हैं हवाई जहाज़ की, वो सुविधा, सेवा, प्रक्रिया या खतरे की स्थिति या परिवर्तन से संबंधित जानकारी होती है, जिसका समय पर ज्ञान उड़ान संचालन से संबंधित कर्मियों के लिए आवश्यक है। नोटम में गड़बड़ी होने के कारण इन सारी सूचनाओं की जो जानकारी है वो गलत हो जाती है, और जिसकी वजह से मौसम या जो सुविधाएँ हैं उनका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो नोटिस टू एयरमैन जो नोटम है, इसमें गड़बड़ी हुई थी, जिसके कारण अमेरिका में बहुत सारी जो उड़ानें थी उनको रद्द कर दिया गया था। तो नोटम आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय रेलवे है वो अयोध्या से जनकपुर के बीच किस ट्रेन को शुरू करेगा? और जनकपुर कहाँ पड़ता है? नेपाल में। भारत गौरव डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन, इस ट्रेन को भारत शुरू कर रहा है अयोध्या से जनकपुर के बीच में, ठीक है। तो इस ट्रेन का जो संचालन है रेलवे के PSU IRCTC द्वारा किया जाएगा, जिसमें क्या होगा? फर्स्ट AC होगा, सेकंड AC क्लास वाली ये अत्याधुनिक भारत गौरव डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन, ये 17 फरवरी 2023 को दिल्ली से 7 दिनों के ऑल इंक्लूसिव टूर के लिए निकलेगी। मतलब जितने इसके टूर हैं उस पर निकलेगी 7 दिनों के लिए, जो 17 फरवरी से चालू होगी ये ट्रेन
अयोध्या से जनकपुर के बीच में भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन। इस यात्रा कार्यक्रम में जो अयोध्या और जनकपुर धाम है नेपाल में, उसके साथ में ये जाएगी नंदीग्राम, सीतामढ़ी, वाराणसी और प्रयाग। ये सारे तीर्थ हैं, विरासत अपने स्थल हैं, इनको ये घुमाएगी, मतलब इन पर ये जाएगी और जितना यात्री होंगे उनको यहाँ पे यात्रा करवाएगी। इस टूरिस्ट ट्रेन में 4 फर्स्ट एसी कोच होंगे, 2 सेकंड एसी कोच होंगे और एक अच्छी तरह से सुसज्जित पेंट्री कार होगी। पेंट्री कार क्या होती है? जो खाना बनाते हैं। और 2 रेल रेस्टोरेंट होंगे। इसमें 156 पर्यटक सवार हो सकते हैं, मतलब ये जो ट्रेन होगी उसमें 156 यात्री सवार होंगे। ग्राहकों को ईएमआई भुगतान विकल्प प्रदान करने के लिए ऑनलाइन भुगतान गेटवे सेल भी होगा। अब क्या होगा कि अगर इसका बजट जो है एक बार नहीं दे सकते हो तो कई इंस्टॉलमेंट में उसको आप जमा कर सकते हो, जिसे हम ईएमआई भुगतान प्रणाली बोलते हैं। तो इस तरीके से इसे भुगतान करके आप इसमें सैर कर सकते हैं और ये अयोध्या से जनकपुर के बीच में चलेगी। और कब चलेगी ये आपको याद रखना है, 17 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ऐसा ऑनलाइन जो गेमिंग होता है, ऑनलाइन गेम खेलते हैं आप लोग, तो भारत में सबसे जो बेस्ट सेंटर है वो कहाँ ओपन होगा? वो ओपन होगा शिलांग में। ठीक है, तो ये शिलांग में ओपन हो रहा है। और ये जो चीज़ें हैं वो किसके अंदर आती है, किस डिपार्टमेंट के अंदर? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास और उद्यमिता, इस डिपार्टमेंट के अंदर आएगी। और जो इसके राज्य मंत्री हैं श्री राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने इसकी घोषणा की है। भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब अब मार्च 2023 तक ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला जो उत्कृष्टता केंद्र शिलांग में स्थापित करेगा। अब भारत का जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से जो डिजिटल इंडिया स्टार्टअप है, ठीक है, कौन कर रहा है इसको? डिजिटल इंडिया स्टार्टअप कर रहा है ये। ठीक है, डिजिटल इंडिया स्टार्टअप को स्थापित करेगा और किसके करना करेगा? भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये 2023 तक जो है ये मार्च तक ये शुरू कर देगा इसको। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने हाल ही में सार्वजनिक परामर्श के लिए ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में आईटी नियम 2021 में संशोधन करने का मसौदा भी दिया है, ताकि जो स्टार्टअप है उसको अपने काम करने में थोड़ा सा ईजी फील हो। शिलांग में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना से जो पूरा जो उत्तर पूर्व क्षेत्र है उसमें क्या होगा कि स्टार्टअप और उद्यमियों को अगली पीढ़ी के ऑनलाइन गेमिंग परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। लोग वहाँ पे जा कर के अपना जो निर्माण करने में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाएंगे। ये चीज़ अपने आप में काफ़ी हो जाती है। ये जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं उनका जो बढ़िया वाला सेंटर है, बेस्ट सेंटर, वो शिलांग में ओपन होगा। इतना तो आपको याद ही रखना है। और डिजिटल इंडिया स्टार्टअप याद रखना है कि कभी कभी स्टार्टअप का नाम हो जाता है कि कौन उसको स्थापित कर रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो में जो भी कुछ आपको अगर पसंद करते हैं इस वीडियो को, तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।